कि बीबीपुर गांव से शुरू की गई छोटी सी शुरुआत 80 से ज़्यादा देशों में चल रही है। 1 मिलियन जो सेल्फी विद डॉटर हैं वो आ चुकी है। जब सेल्फी विद डॉटर अभियान मैंने शुरू किया कि गांव की एक प्रतियोगिता कराई थी मैंने, तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया और जिक्र करते ही वो वर्ल्ड में ट्रेंड कर गया। सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। मेरे पास एक जबरदस्त फार्मूला है। जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, आपको गूगल पर जाना है। लड़कियों की माहवारी की जो तिथि होती है उनके पिता को भी पता होनी चाहिए। अगर ये बात किसी शहर में भी कर लो ना, लोग हिचकिचा जाए। अब जितने सरपंच आपके पॉडकास्ट को सुने वो अगले साल 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं। मेरी 400 से ज्यादा कंप्लेन हुई। 400 से ज्यादा कंप्लेन हुई, 50 से ज्यादा मेरी इंक्वायरी हुई है। जब इंक्वायरी होती तो मैं गांव के लोग 400-500 मेरे साथ जाते, वो भी कहते जी हमारे ऊपर भी इंक्वायरी करो। हमने कहा कि गांव की महिलाएं जिन चीज़ों पे चाहेंगी 50% फंड महिलाएं बताया करेंगी कि कहाँ खर्च हो। ये नया नियम बना दिया। तो सरकार तो आपसे सीख रही थी, मतलब हाँ, आपने गाड़ियां भी बंद करवाई थी। जैसे गांव में कुछ एक मुहिम चलाई थी कि कोई भी गाली बंद कर। सोशल मीडिया पे मेरी पोस्ट ही डिलीट करवा देते थे लोग जब वो ट्रेंड होती थी। ये जितने सिंगर अभी पैसे कमाने और नकली प्रसिद्धि के चक्कर में गन कल्चर कह लो और या गालियां कह लो या और भद्दे कमेंट कह लो, उनको लेकर जो खुद को ट्रेंड में लेकर आते हैं ना, इनको एक दिन इनके बच्चे ही धिक्कारेंगे और वो दिन आएगा। राजनीति में सोचा नहीं कि खुद से, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है। अनपढ़ों से तो अच्छा है, आपको पता है कि नहीं, अब तो पढ़े लिखे हमने तो खूब डिमांड की और कि भी पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो वाकई में करप्ट ज्यादा है। अच्छा, तब तक लोगों का ऐसा विश्वास हो गया था कि ये कुछ भी कर सकता है। मैंने आमिर खान को चिट्ठी लिख दी। आमिर खान ने खिलाफ बोल रखा था तो बोले भाई ना, चाहे और चाहे कुछ हो जाए उसको नहीं आने देंगे। उसने तो बोला पूरे देश में खापों की वाह बेइज्जती की। मैं बोला फिर महिलाओं ना आने दो। अब मैं सरपंच के केस तैयार करवाता हूँ। कोई सरपंच सस्पेंड कर, अगर कोई काम नहीं करता तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ। अगर कोई काम नहीं करता भाई पक्का सस्पेंड करा देंगे। अगर कोई सरपंच सस्पेंड होता है और गलत करवाया है तो उसे हम बहाल करा देंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा ही यूनिक है और बड़ा मज़ेदार है और एक छोटी सी मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई, सेल्फी विद डॉटर। तो मेरे साथ उनके फाउंडर हैं सुनील जागलान जी और बीबीपुर के पूर्व में सरपंच रहे हैं और बड़े ही मज़ेदार आज बातें सुनने को मिलेंगी। इससे स्वागत आपका जी। एयर न्यूज के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा। सर थोड़ा जर्नी बताएं, कैसे ये कैंपेन शुरू हुआ सर, और एक टीचर फिर सरपंच, थोड़ा सफ़र बताएं सर। हाँ, मैं जब भी सफ़र को याद करता हूँ तो उसमें ढेर सारी मुस्कुराहटें आ जाती हैं, क्योंकि जो कैंपेन का जिक्र आपने किया सेल्फी विद डॉटर जी, हालांकि उस सेल्फी में मेरी मुस्कान तो शायद पहले से थी, लेकिन जो सिंबॉलिक तौर पर बेटी और महिलाओं की जो मुस्कान है वो लगातार किस तरीके से बनी रह सकती है और उसके लिए क्या किया जा सकता है और किस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण घर समाज का होना चाहिए, उसको लेकर जो मैंने काम किया है वो मेरी जीवन यात्रा है। अगर मैं याद करता हूँ कि मैंने एक शिक्षक के तौर पर काम किया तो वहाँ पर भी मैं प्लानिंग बड़ी अच्छी करता था। मैं सोचता था कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो मेरे अध्यापक मुझे सही से समझा नहीं पाए जी। क्यों उन्होंने उस समय उस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि जब कोई भी 6 माही एग्जाम होते थे तो उनको पता होता था इवेल्युएशन के टाइम में कि ये टॉपिक कमज़ोर है तो क्यों ना इसको अच्छा बनाया जाए,
क्योंकि जो होशियार छात्र होते हैं उनके तो सारे ही सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। जी। तो मैंने शिक्षक के तौर पर भी इस पर बेहतरीन कार्य किए, लेसन प्लानिंग करके मैं काम करता था। और फिर उसके बाद मैंने एजुकेशनल कॉलेजेस में डायरेक्टर का काम किया, तो वहाँ पर भी मैंने यही सोचा कि यहाँ पर शिक्षक को कैसा होना चाहिए, जी। शिक्षक की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे समझे, वो चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को कैसे समझे और एक अच्छे साथी और शिक्षक के तौर पर उसकी मदद कर सके। अब यहाँ तक मैं सीख चुका था और सिखा चुका था। और उसी दौर में जब मैं ये सब काम कर रहा था तो एक बार का किस्सा है कि मैं अमूमन तो मेरा बड़ा संघर्ष तो मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पसंद था कि मैं जी। मेरे गांव से बस में आता था सुबह 6 बजे और फिर रात को ट्यूशन्स भी पढ़ा के मैं वापस मेरे गांव में ही जाता था। तो कुछ फिर मैंने थोड़ी सी भौतिक सुविधाएं, कार वगैरह वो खरीदी। मेरी गली में वही पुराने खड़ंजे वाली गली थी जी। अमूमन आज से 15 साल पहले जैसे गांव होते थे वैसे ही मेरा गांव रहा। तो वहाँ पर मैंने देखा इस चीज़ को कि ये जो स्थिति बन रही है कि गांव में कीचड़ चीकड़ बहुत ज़्यादा है। मेरी गाड़ी फंस गई, मैं कोट पैंट पहने हुए था, मुझे उसमें उतरना पड़ा। बड़ा मैं मजेदार वापस किस्सा है गया, सर। मतलब हाँ, मतलब मैं आंखें बंद करके सोच सकता हूँ कि मैं बिल्कुल कीचड़ में सना हुआ और मैं घर गया और मैं मेरे पिताजी से पूछता, पापा ये कीचड़ ही दूर नहीं होता है, गाड़ी तो खरीद ली, फंस गई मैं तो, क्योंकि मैं शुरू में ही चला रहा था। तो फिर मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा सरपंच से पूछो। सरपंच के पास गए तो सरपंच ने कहा भाई पैसे ही नहीं है भाई, मास्टर जी का लड़का बोलते थे मुझे, मेरी खुद की तो कोई अलग से पहचान नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कहाँ से आए, वो बोले कि विधायक से पूछो, प्रशासन से पूछो। प्रशासन के चक्कर काटे तो बोले जब आएगी देखेंगे। तो फिर विधायक जो है जी। उसके पास गए, उससे कैसे न कैसे कह के गली के पैसे मंजूर करा दिए। अब गांव के इलेक्शन को पड़े रह रहे थे 3 महीने के करीब। तो गांव में एक बड़ी बात उठ गई कि यार ये लड़का तो बड़ा गजब, जी। बिना सरपंच बने हुए 15 लाख रुपए ले आया। हाँ। तो कईयों ने यूं कह दिया भाई इसको सरपंच बनाओ ना, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, इसको कैसे लेके आओ ना। उन्होंने मेरे को कई बार कहा, मैं बोला मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। लेकिन फिर कहानी यहाँ पे शुरू हो गई कि वहाँ राजनीति शुरू हो गई उस गली बनाने पे कि भाई अगर ये गली बन गई तो कहीं ये सरपंच ना बन जाए। लेकिन उसमें बहुत सारे उस अधिकारी भी जुड़ गए, इवन जो उस समय के डेप्यूटी कमिश्नर थे जी। आजकल नांगल चौधरी से जो है वो विधायक भी रहे, अभय यादव। हाँ भैया। तो वो डीसी होते थे उस समय डीसी थे वो। हाँ। तो मैं कई बार उनके गांव से उनके पास गया कि भाई गली बीच में रुक गई, माजी सरपंच नहीं बनने दे रहा, अब तो जानबूझ के वहाँ राजनीति शुरू हो गई। तो उसने मुझे यूँ कहा भाई आप बाहर जाओ, है ना, और क्या सरपंच की बार बार शिकायत लेके आते हो, सरपंच कोई ऐसा वैसा व्यक्ति होता है। तो मुझे वो बात लगी, मैं यार ये तो डीसी ने ऐसे कह दिया और बड़े असम्मान की बात है कि पूरे तरीके से सुनी भी नहीं। तो फिर जब वो स्थिति बनी गांव के अंदर, लोग मुझे बार बार कह ही रहे थे और फिर वो अपने तरीके से गांव में नाम रख के सरपंच बनाते थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने खुद को प्रोजेक्ट किया, मैंने कहा मैं भाई इलेक्शन लड़ूंगा। तो फिर ढेरों तरीके के जो भी गांव की राजनीति होती है वो खेली गई। गांव की राजनीति तो बगड़ वाइज भी होती है। हाँ, सब तरीके की। लेकिन एट लास्ट गांव में सबसे बड़े मार्जिन से मैं गांव का सरपंच बना। और सरपंच बनने के बाद लोग मुझे कंधे पे उठा के लेके गए, हजारों लोग खड़े थे, बोले भाई बताओ अब तुम जीत गए, अब क्या करोगे। तो मैं कोई ऐसा उस समय इतना एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं था। तो मैंने कहा भाई मैं गांव का नाम है ना विश्व भर में विख्यात करूंगा। अब पता नहीं ये आवाज़ कैसे अंदर से आई और मैंने बोल दिया। तो फिर जब मैं पंचायती राज सिस्टम को मैंने देखा, उस पंचायती राज के ढर्रे को देखा और मैंने देखा कि ये कितना स्लो
हैं हम तो बीएससी मैंने उस टाइम कंप्यूटर साइंस में की थी, तो मैं सोचता था कि ईमेल करने से भी काम चलता है, लेकिन मैंने देखा कि या तो कागज ही आगे नहीं बढ़ के देते, जी। तो गांव में काम ही नहीं हो रहा। हाँ। लिटरली मेरे गांव में एक साल है ना, कोई 50,000 रुपए का काम मुश्किल से हुआ होगा। आपको भी समझने में टाइम लगा होगा कि कैसे होगा क्या? मैं मतलब मुझे जो बताया जा रहा था कि आप रेजोल्यूशन डाल के दो, एस्टीमेट बनेगा, फिर वो अप्रूव होने के लिए जाएगा, उस योजना का पैसा आएगा। फिर मैंने देखा कि बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच चलती थी कि भी जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते थे, हाँ। उन्हीं के पास ऐसा होता था एक प्रकार से कि उनको ग्रांट मिल जाती थी, उनके घरों में गाँव में सीएम आते थे, अनाउंसमेंट करते थे। मेरी कोई पॉलिटिकल अप्रोच थी नहीं। तो फिर मैंने पंचायती राज को पूरा समझा, पढ़ा, और मैंने उस तरीके से जो काम करना गांव में शुरू किया। मैंने साइलेंटली गांव में सोलर ऊर्जा पे काम शुरू किया उस समय। हाँ। मिशन पॉसिबल, गांव बनने शहर से सुंदर, गांव में पार्क बनाना, गांव में सीसीटीवी लगाना। हालांकि उनकी संख्या 2 या 3 थी, लेकिन इस तरीके के इनोवेटिव काम। गांव की वेबसाइट बनी तो मुझे पहचान मिली, देश का पहला हाईटेक सरपंच जी। और देश की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत। कितने साल के बने थे आप सरपंच? मैं जब 26 साल का रहा, युवा सरपंच बने आप। हाँ। तो मैंने देखा कि अगले दिन मीडिया और ये सब पूरा मतलब सब जगह फ्रंट पेज पे न्यूज आई है कि देश को मिली पहली हाईटेक ग्राम पंचायत। हाँ। मैं देखा यार, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो छोटा सा काम होता है वेबसाइट का, तो उस पर ऑब्वियसली सारा डेटा, वोटर लिस्ट, गाँव में किए जा रहे काम, विजन क्या है, आगे क्या करेंगे, सब उस पर डला हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि उस समय ऑफिशियली देश के किसी गांव की वेबसाइट थी ही नहीं, और लेकिन मैं जो करता था, मैं सोचता था कि और भी करें। तो मैंने पंचायती राज की वेबसाइट निकाली भारत सरकार की, उनको लिखा, और मैं डायरेक्ट जो कुछ करता था उनको मैं ईमेल कर देता था। तो एक ऐसे ही काम करते रहे हम जी। और हाईटेक ग्राम पंचायत के नाम पे मेरी पहचान बनी। उसके बाद मेरी शादी हुई है 2011 में। अच्छा, ठीक है। मेरी शादी हुई। हाँ। और शादी होने के बाद जब करीबन 1 साल के बाद मैं बेटी का पिता बना, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित और प्रेरित किया, वो जो घटना थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना, कि जहाँ मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई, और वहाँ जब डिलीवरी होने के बाद नर्स आई, उसने धीमे शब्दों में कहा बेटी हुई है, और उसके चेहरे पे मैं आज भी उसको रिकॉल कर सकता हूँ, मुस्कान नहीं थी, और मैं हंस रहा था, और उसने जो 3 मैजिक वर्ड बोले, बेटी हुई है, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। और जब मैं उनको मिठाई के लिए पैसे और ये दे रहा था कि बोलना हॉस्पिटल में बांटना और कहना कि बीबीपुर के सरपंच के यहाँ बेटी पैदा हुई है, फिर मैंने गांव में थाली वाली बज गई थी, गांव के लोगों को लगा कि लड़का हुआ है, गीत गाए छठी पे, फिर लोगों को पता चला यार ये तो लड़की हुई है। फिर लोगों ने कई तरीके की कमेंट्स किए इन चीज़ों को लेकर। 2012 24 जनवरी 2012 को नंदनी का जन्म हुआ, और उस नंदनी के जन्म से मुझे एहसास हुआ यार बेटी का पिता होना, तो ये अलग सोसाइटी बना रखी इन लोगों ने। तो या तो कहते हैं, लोग आते तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं अगली बार छोरा हो जाएगा, इस तरीके की बात। और हॉस्पिटल में भी ऐसे रिएक्शन हो गए जब आप मिठाई बांट रहे थे? हॉस्पिटल के अलावा जब मैं मेरे हेल्थ सेंटर में गया, देखा गांव में सेक्स रेशियो तो हमारा हरियाणा में सबसे कम था। तो देखा कि लड़कियों की संख्या बहुत कम है, लड़कों की ज़्यादा है जो बर्थ होता है लड़का लड़की का। तो फिर मैंने इस विषय के बारे में सोचा, जाना, इस पे काम करना शुरू किया। उससे पहले प्रोक्सी पंचायत मेंबर आते थे हमारे यहाँ पे, और फिर मैंने काम किया कि अब प्रोक्सी नहीं चलेगी, फीमेल ही आएंगी, तो सारी फीमेल। और हमने देश की पहली महिला ग्राम सभा कराई 18 जून 2012 को। काफी चर्चित रही। आज तक उससे चर्चित ग्राम सभा हुई ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जैसे खापों का बड़ा दबदबा रहा है, तो उसके बावजूद भी आपने करवा दी थी। बड़े बुजुर्ग कैसे मनाए आपने? नहीं, वो तो थी वो महिला खाप पंचायत थी, महिला वो खाप अलग थी। पंचायत, अच्छा वो अलग थी। पहले ग्राम सभा कराई। ग्राम सभा ऑफिशियली पंचायत करवा सकती है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पंचायती राज एक्ट के अनुसार हमने महिला ग्राम सभा कराई और साथ में भारत सरकार को लिखा कि भाई महिलाओं की तो आवाज ही नहीं है पंचायत में, कहीं पे दबी रहती है, तो महिला ग्राम सभा करानी अनिवार्य हो। फिर जब ये हुआ तो अगले दिन 19 जून को जी मैंने 18 जून को कराया, 19 जून को मेरा जन्मदिन होता है जी। तो अगले दिन वो अखबार में छपी। सुबह सुबह मेरे एक दूसरे डीसी आ चुके थे, उनका फोन आया। मैं सोचा भाई शायद मेरा बर्थडे है। बर्थडे विश करने के। मगर डीसी कब से बर्थडे विश करने लग गए, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत मुबारक। तो मैंने सोचा जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच रहा भाई जन्मदिन होना क्या कमाल की बात है। वो बोले भारत सरकार से फोन आया है कि भाई तुम्हारे जिले के सरपंच ने कमाल कर दिया महिला ग्राम सभा करके, और इस ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भारत सरकार जो है विजिट करेंगे। क्या बात है। वो बोले बोलो सुनील क्या चाहिए। मैंने इंस्टेंट जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप मेरे गांव की महिलाओं के लिए किसी अच्छे से होटल में लंच अरेंज करें। बड़ी एक, हाँ, लोग तो ग्रांट मांगते हैं ना, लोग भी यही सोचते हैं। तो मैंने कहा लंच अरेंज करें और वो आपके साथ बैठ के खाए। बोले ये क्या बात, वो कहा बस यही चाहिए जी। तो हमने ये अरेंज किया। हालांकि गांव के लोगों ने इस लंच में भी विरोध किया, टायर पंचर वंचर कर दिए। उनको यूं लगने लगा कि क्योंकि मैंने ग्राम सभा में नियम बनाया कि भाई प्रेग्नेंट होते ही उसका रजिस्ट्रेशन पंचायत में होना कंपलसरी है। तो उनको बोला कि ये इसका हक थोड़ा है कि ये ऐसा करेगा। लेकिन लोगों को यूं भी लगता था भाई ये जिद्दी है, ये तो करेगा। अब जिनके अंदर लड़कों की लालसा होती है वो तो बिल्कुल खिलाफ हो गई। और ऊपर से मैं कुछ एनक्रोचमेंट से जुड़े हुए मुद्दे, गौचराण की भूमि, गांव में ऐसी जो चीज़ें थी, मैंने वो बहुत लोगों के जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी थी वो निस्तो नाबूद कर रखे थे बिल्कुल। उनको भी कोई और मौका मिल नहीं रहा था। हो ही जाती है। हाँ, मैंने बहुत जगह खाली करवाई और बहुत ज़मीनें छुड़वाई, तो उनको भी कोई और मौका तो मिल नहीं रहा था। उनको वो सोचा कि ये वाला सही है भाई, तो वो भी मेरे खिलाफ लग गए। वो भी होता ही, अभी फिल्म में गुंडे ना हो तो हीरो का भी पता नहीं चलता। तो मेरी फिल्म में 40-50 विलेन आ गए। तो उन सब की जो लड़ाई है वो लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग रही। उसकी वजह से मेरे गांव की महिलाएं सशक्त हुई, मैं सशक्त हुआ। मेरी 400 से ज़्यादा कंप्लेन हुई। 400 से ज़्यादा कंप्लेन हुई, 50 से ज़्यादा मेरी इंक्वायरी हुई है। एक सीबीआई की नहीं हुई, बस ईडी की नहीं हुई, बाकी जितनी होती हैं जिस लेवल की होती हैं जी वो सारी इंक्वायरीज मेरी हुई। तो उसके बावजूद भी फिर काम आपने जारी रखे क्योंकि इतनी कंप्लेन हाँ, के 10, बाद 11, 12, 13 में मेरी इतनी सारी इंक्वायरीज हुई हैं कि मेरा बहुत सारा टाइम उसमें खराब किया जाने लग गया। पॉलिटिकल लोगों का भी बहुत प्रेशर रहा, प्रशासन पे प्रेशर रहा, लेकिन मुझे एक आदत हो गई। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई जब आप इस काम में लग गए हो तो दिल से करो, अगर तुम सही हो तो मैंने फिर खाप पंचायत करने की सोची। पहले वो बताओ सर, आप थोड़े आगे निकल गए, डीसी के साथ लंच फिर हुआ? हाँ हाँ, डीसी के साथ ऑब्वियसली लेट गए, लंच हुआ और मैंने गांव की महिलाओं से कहा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जो हुआ है वो वैसे का वैसा बताना। कि गांव के लोग, कुछ लोग, चंद लोग, 30-40 लोग आने से रोक रहे थे और तुम ऐसे ही बताना। उन्होंने वैसे ही बताया और वो सच सुन के डीसी भी खुश हुए। फिर हमने महिला चौपाल की मांग की, महिला लाइब्रेरी की मांग की कि भाई ये जब भी ग्रांट आए जी तो प्रायोरिटी के बेस पे बीबीपुर ग्राम पंचायत को ही मिले। तो मैं जब ये बात कर रहे थे तो फिर मुझे यूँ लगा कि यार हमारे हरियाणा में खाप पंचायतें की पहचान है,
तो मैंने सोचा कि उनके साथ मिलके पॉजिटिव वर्क करते हैं। तो खाप पंचायतों को मैंने तैयार करने की कोशिश की, कुछ ने मना किया, कुछ लोग खुश हुए, और फिर देश की पहली खाप पंचायत जिसमें महिलाएं शामिल हुई, और उसी पंचायत से कितनी सारी खाप नेत्रियां निकली जी। और उसमें जो है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पहली बार एक बड़ा बिगुल बजा, और पहली बार कन्या भ्रूण हत्या का जो विषय था वो होती तो रहती थी लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठती थी। और इवन हमने ये किया कि उसमें कन्या भ्रूण हत्या करने वालों पर 302 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर निकल के आई कि इसके कारण क्या है। और फिर जब ये सारी चीजें हुई तो अगले ही दिन मेरे पास उस समय के जो सीएम थे उनका फोन आया जी। तो उन्होंने मेरी ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। क्या बात है सर। और वो मिलने से हमने कहा कि गांव की महिलाएं जिन चीज़ों पे चाहेंगी 50% फंड महिलाएं बताया करेंगी कि कहाँ पे लगाना खर्च हो। ये नया नियम बना दिया। तो सरकार तो आपसे सीख रही थी मतलब। हाँ, ये अब बहुत सारी आप फिर 15 अगस्त आ रहा था क्योंकि 14 जुलाई 2012 को पंचायत हुई। अब पिछले 15 अगस्त 2011 और 2010 में तो झंडा मैंने ही फहराया था। 15 अगस्त 2012 का झंडा मैंने नहीं फहराया। मैंने कहा कि भाई इकलौती बेटी की माएँ महिलाएं जो हैं बीबीपुर गांव में वही झंडा फहराएंगे और इसके लिए नॉमिनेशन हुआ करेगा। आप समझो 400 से ज्यादा नॉमिनेशन जाए अलग अलग जगहों से, दूसरे स्टेट से भी नॉमिनेशन आए। तो वो एक नई रीत शुरू हो गई। आज के दिन जो आप देखते हो कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो ध्वजारोहण के लिए जो होता है उसमें लड़कियों की भागीदारी इसीलिए कराई जाती है क्योंकि वो शुरुआत हमने ग्राम पंचायत के तौर पे बीबीपुर गांव से दी। हालांकि कुछ आईएएस लोग हैं जो इन चीजों का मतलब उन आईएएस जो पद है उसको लेकर मैं ऐसे सोचता हूं कि मुझे बहुत कम आईएएस लोग ऐसे मिले जो चीजों को आगे बढ़ाने वाले कोऑपरेटिव नहीं। मतलब आप अप्रिशिएट करो, अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाओ, उसको स्टेट की पॉलिसी बनवाओ, उसको सेंटर की पॉलिसी बनाओ। तो अब उसके लिए किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन बीबीपुर तो छा गया। बीबीपुर को गूगल पे सर्च करो, बीबीपुर मॉडल नाम से विकिपीडिया बनाया हुआ है, बीबीपुर मॉडल नाम से ग्रोकपीडिया बना हुआ है और इतना डिटेलिंग में है कि जबरदस्त। तो देश के 6.5 लाख गांवों में से ये उपलब्धि सिर्फ बीबीपुर गांव को मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं देखता हूं कि बीबीपुर मॉडल में जब विकिपीडिया बना हुआ है उसमें फाउंडर लिखा हुआ है सुनील जागला, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि यार लोगों ने इस तरीके से सोचा है। जिनको मैं नहीं जानता उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है, जबकि मेरे टाइम के अगर ब्यूरोक्रेट्स इन चीज़ों के लिए मेहनत करते तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर होता और बहुत सारे लाखों गांव बीबीपुर मॉडल बन पाते। तो बिल्कुल उसके बाद भी आपने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई, उसके बाद भी सस्पेंड हो गए। हाँ, मैं लगातार काम कर रहा था। इंक्वायरी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे जाके आना है, क्योंकि सरपंच भी ऑब्वियसली आपके इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे और सुनना चाहिए उनको। जब कोई आरोप मुझ पे लगता तो मैं लिखता आरोप निराधार है, यही मेरा बयान दर्ज किया जाए और साइन जी, एक लाइन। अब आरोपों में जो प्रशासन के जो लोग भी होते थे वो भी सोचते थे यार 50 आरोप लगे हुए हैं, और मैं लिखता भाई शिकायत होती तो कम से कम 4 पेज की और उसका जो जवाब था वो 1 लाइन भी पूरी ना हो। तो कई अधिकारियों को भी खटकता, नहीं जी ऐसे पूरे ऐसा करो आप, है ना, सभी का बिंदुवार जवाब दो। तो मैं फिर लिखता नंबर 1 सेम यही लाइन, आरोप निराधार है, बयान दर्ज किया जाए। नंबर 2 उसके नीचे कॉलन लगा देता, नंबर 3 फिर कॉलन लगा देता और नीचे साइन कर देता। तो मतलब मुझे भी ऐसी फिरट खेलिया करते वक्त प्रशासन के साथ मजा आता था कि यार, और फिर
फिर जो काफ़ी अधिकारी थे या ग्राम सचिव थे मेरे यहाँ टिकते नहीं थे, चले जाते थे कुछ कमीशन न का कुछ चक्कर। महीनों में। हाँ, मतलब मैंने नई शुरुआतें की जिसकी वजह से इंक्वायरियाँ झेलनी पड़ी। जैसे 2013 में मुझे राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला भारत सरकार से। अब उसमें से मैंने कहा आधे पैसे लड़कियां बताएंगी। लड़कियों ने कहा भैया लाइब्रेरी खुलवा दो, लाइब्रेरी बनाई। अब वो जो फंड है, अगर सरपंच इसको सुन रहे हैं, उसको अनटाइड फंड बोलते हैं। अनटाइड फंड क्या होता है? अनटाइड फंड होता है ग्राम सभा करा के जो ग्राम सभा का मन है, मतलब पूरे गांव का जो मन है, उस पैसे को वैसे खर्च कर लो। ग्राम सभा मतलब 10% लोगों की भागीदारी उसके अंदर कम से कम हो, और मेरी हर एक ग्राम सभा में कम से कम 30 से 40% लोग होते थे। बहुत बड़ी बात थी जी। तो मैं उसको समझाने के लिए कहता था भी गांव वालों का मन आ गया कि भाई नहीं, इसके तो लड्डू खाएगा पूरा गांव। तो अनटाइड फंड को अगर ग्राम सभा चाहे तो उसके लड्डू मंगवा कर भी खा सकती है, चाहे वो 10 लाख के ही क्यों ना हो। कहने की बात है। तो मैं अधिकारियों को ऐसे ही समझाता था कि आप लोगों को खुद नहीं पता अनटाइड और टाइड क्या होता है, और सरपंचों को दुखी करते हो। तो वो नोटिस देते, मैं ऐसे ही जवाब देता, उसी पे वो इंक्वायरी लगाते। फिर मैं ग्राम सभा कहता मैं दोषी नहीं हूँ, ये देखो 400 लोगों ने साइन किए। और उस टाइम मैं सीडी देता था उनको, सीडी डीवीडी, ये देखो ग्राम सभा की। मैंने पूछा इस पैसे का क्या किया जाए, फिर कैमरा घूमता है गांव के लोगों की तरफ कि भाई लाइब्रेरी खोल ली जाए। तो मैं बताओ मैं कहाँ दोषी हूँ भाई, ग्राम सभा है। तो जब इंक्वायरी होती तो मैं गांव के लोग 400-500 मेरे साथ जाते, वो भी कहते जी हमारे ऊपर भी इंक्वायरी करो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज होता, फिल्मी टाइप सीन क्रिएट हो जाते हैं। अधिकारी भी ये होते यार कैसे वो करें। तो वो भी तंग हो गए थे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। फिर 2015 का जो समय है वो ऐसा आया जब बिल्कुल ही शायद अंदर की क्या बातें होती हैं कि उस समय के जो डीसी थे उन्होंने ठान ली, ढेरों इंक्वायरी हुई, कहीं कुछ नहीं निकला। 7 करोड़ के काम में 10 पैसे का फेर नहीं निकला। फिर उन्होंने किया कि यार कुछ तो होगा। फिर ग्राम सचिवों को बुलाया, जैसा ग्राम सचिवों ने मुझे बताया कि भाई लास्ट में वो बोले कि आपको सस्पेंड किया जाएगा। और फिर जब उन्होंने बताया कि जी एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, वो प्राइवेट जगह लगा हुआ है, और वहां से पाइपलाइन दबा के गलियों में पानी पहुंचा रखा है इसने, बाकी तो कुछ नहीं मिलेगा। बाकी तो इसके बिलों को छेड़ोगे तो सब में कोटेशन मिलेगी, और जो भी खर्च मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा कि सबमर्सिबल पंप और 20,000 का लगवाए मिलेंगे, ये 11,000 में लगवाए मिलेगा। इसलिए हम तो इनकी फाइलों को छेड़ते ही नहीं, इससे दूसरे सरपंच और फंस जाते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। मेरी इंक्वायरी गलती से खोल तो दी और मुझे जैसे ही सस्पेंड किया, मेरे गांव वालों को पता भी चल गया। मेरे गांव की 1000 महिलाएं डीसी ऑफिस के बाहर आके खड़ी हो गई। उन्होंने शाम तक डीसी को उसके ही ऑफिस में बंधक बना दिया, निकलने ही नहीं दिया, मतलब लिटरली लंच भी नहीं करा। लेकिन मुझे मेरे तरीकों से मुझे वो लेटर ऑफिशियली तो एक दिन बाद मिलता, लेकिन मैंने जैसे तैसे लेके और 5-6 घंटों में स्टे ऑर्डर उस पर डेप्यूटी कमिश्नर को फैक्स करा दिया। अब वो होने के बाद तो फिर डीसी फिर पूरे वो भाई उनके सम्मान की बात हो गई। ये तो उन्होंने फिर और इंक्वायरीज ऑर्डर कर दी। तो ऐसे ही कई अधिकारी थे, उन्होंने भी इंक्वायरी की। एक आध बोल्ड अधिकारी भी मिला मुझे, HCS। तो फिर डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो मेरा खुल चुका था, क्योंकि इतनी सारी इंक्वायरीज में बड़े कैजुअली मैं चाय पीते पीते इंक्वायरी करवाता था कि इंक्वायरी चल रही है, मैं चाय पी रहा हूँ, सामने खाने का मन कर रहा है तो जो रखा हुआ उसको खा रहा हूँ, मगर लिखो आप लोग। तो ऐसे करते थे। तो इंक्वायरी का तो कोई खौफ कभी मतलब नहीं रहा। मतलब जब विजिलेंस की भी मेरी इंक्वायरियाँ हुई तो मैं बड़ा कैजुअली ही गया हूँ विजिलेंस के ऑफिस में भी। क्यों, इसका कारण क्या है? बहादुरी कहाँ से आती है? बहादुरी इस चीज से आती है जब आपने कुछ गलत किया नहीं तो आप लड़ो,
बिल्कुल। और फिर वही बात है कि भाई कोई गलत करे तो फिर वही वही बात, भाई मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। बात तो यही है। हाँ। भाई अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने यही तो एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि भी लोगों का अभी भी इस चीज में विश्वास है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। हाँ। तो कर लो। अब मैं तो कहीं जाता था, मुझे बड़ा प्रॉपर पता होता था कि मैं किसी के ऑफिस में जा रहा हूं तो उसके विजिलेंस में गया तो उसके जो एंट्री गेट होता है वहां मैं एंट्री करके जाता था बाकायदा, और उनको कह के जाता था। और मैंने कहा जी मेरी इंक्वायरी में बहुत लोग निपट गए। निपटने का मतलब, जब मेरी इंक्वायरी कराई गई बहुत बार तो उसमें 2 एक्शन एसडीओ जेई वगैरह सस्पेंड भी हो गए, उनको जेलें भी हुई। मतलब कराना तो मुझे चाह रहे थे लेकिन फंस गए दूसरे लोग जिन्होंने करप्शन किया। ऐसे ही जब समरसिबल पंप और ये बहुत सारी इंक्वायरियां हुई, उसमें बीबीपुर ग्राम पंचायत की भी इंक्वायरी डल गई, शायद वो सीएम फ्लाइंग की थी। उन्होंने सबके बिल निकाले, अब सब फंस गए उसमें इकट्ठी बहुत सारी पंचायतें फंसी। कारण क्या हुआ? मेरी इंक्वायरी कर ली। मेरी इंक्वायरी में सबमर्सिबल पंप से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम से लेकर और जितनी सारी चीजें थी, ईंटों के रेट तक लेकर, जो रेट थे वो बहुत कम थे, मतलब आधे आधे रेट थे। और उसकी वजह से दूसरे जो सरपंच थे वो फंस गए, क्योंकि वो इंक्वायरी कर रहे थे, उन्होंने बेस जो है बीबीपुर को मान लिया कि भाई अगर ये इतने रुपए में काम कर रहा है तो दूसरी ग्राम पंचायतों ने क्यों नहीं किया। आपने तो बिल्कुल घर की तरह, जैसे आप घर बनवाते हैं तो लेके आते हैं, हाँ, ट्राई करके ले वैसे करके काम किया नहीं, उसमें हालांकि पैसा बच जाता है तो मैं लेकिन ओरिजिनल बिल ही लेता था। अब उसके मेरे किसी बिल पे किसी एसडीओ जेई ने साइन नहीं किए। वो बोले और भाई ब्लॉक में और पंचायतें हैं, उनका तो हम 20 वाले में कर रहे हैं, तुम हमसे 12 वाले बिल पे साइन करा रहे हो, कल को तो ये सारे फंस जाएंगे। लेकिन एक दिन टाइम आता है, बहुत सारी पंचायतें उसकी वजह से फंस गई पूरे तरीके से। कैसे निकली मैं नहीं जानता, लेकिन हमने उस तरीके से काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर 15वें दिन बीबीपुर में बेटियों को लेकर कोई न कोई कार्यक्रम, देश की पहली महिला ग्राम सभा, खाप पंचायत, दादी अगर चाहेगी पोती जरूर आएगी, बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाना। आज के दिन तो बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारी सरकारें लगवा रही हैं। हमने उस समय ये अभियान शुरू किया। लाडो लक्ष्मी के नाम से था सर ये अभियान। लाडो मार्ग नाम से गांव का जो सबसे बड़ा रास्ता उस टाइम 72 लाख का बना था, क्योंकि हमारे देश में किसान तो महिलाएं ही हैं। पुरुष तो राजनीति ज्यादा करते हैं, पत्ते ज्यादा खेलते हैं, शाम को दारू ज्यादा पीते हैं। महिलाएं जो है खेतों में जाती हैं, बुग्गी पे बैठ के, कहीं पे किसी गांव में जाकर। तो वो जो सबसे क्रूशियल, जो क्रिटिकल रास्ता था जो खेतों तक जाने का था और गांव में आता था, वो रास्ता मैंने बनवाया और उसका नाम भी लाडो मार्ग रखा। और बीबीपुर द विमेन्स वर्ल्ड करके मैंने गांव का नाम प्रपोज किया। तो ये जितने इनोवेटिव स्टेप्स हम करते चले गए, उससे मुझे भी मतलब उसी प्रकार से विश्वास पैदा हो गया। और मुझे लगा कि भाई जब सेल्फी विद डॉटर अभियान मैंने शुरू किया, कि गांव की एक प्रतियोगिता कराई थी मैंने, तो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया बिल्कुल। और जिक्र करते ही वो वर्ल्ड में ट्रेंड कर गया। और ट्रेंड करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने उससे अगले महीने का जो एपिसोड था उसमें फिर से सेल्फी विद डॉटर के बारे में बोला। फिर प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, वहां पर भी इसी अभियान के बारे में बोला। फिर वो लंदन में वेम्बले स्टेडियम में जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, वहां पर फिर उन्होंने यही बोला कि मेरे देश के अंदर हरियाणा राज्य का जो सरपंच है सुनील, उसने एक इनिशिएटिव शुरू किया सेल्फी विद डॉटर। तो वो है ना, वो ग्लोबल एम्बेसडर की तरह प्राइम मिनिस्टर काम करते रहे उस कैंपेन के बारे में। और आज देखो कि बीबीपुर गांव से शुरू की गई छोटी सी शुरुआत 80 से ज्यादा देशों में चल रही है। 1 मिलियन जो सेल्फी विद डॉटर हैं वो आ चुकी है। हर साल लोग जो हैं अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे जो है विश्व भर के कई सारे देशों में मनाया जाता है। तो गांव की जो शुरुआत होती है
जो सरपंच हैं, इतने सारे काम बाकी रहे हैं जिनको आप हमें हमारे समय में ऐसा नहीं था कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत के लिए अवार्ड मिलता हो, बाल हितैषी पंचायत के लिए अवार्ड मिलता हो, स्वच्छ ग्राम पंचायत के लिए नेशनल अवार्ड मिलता हो। लेकिन मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि अब की बार फिर 400 अवार्ड का जो अभी राष्ट्रपति जी 400 ग्राम पंचायतों को जो अवार्ड देगी, पिछले साल और इस साल भी कोई भी ग्राम पंचायत हरियाणा की जो है उसके लिए नामांकित नहीं हुई है। तो सरपंच चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, आपने ये दिखाया। सरपंच चाहे, मैं ग्राम पंचायत को पहली सरकार बोलता हूँ। मेरा कैंपेन है पहली सरकार, राज्य सरकार दूसरी सरकार और केंद्र सरकार तीसरी सरकार। अगर गांव से योजनाएं बनकर जिला और राज्य स्तर पर जाएं और वहां से केंद्र पर जाएं, तो ही सच में ये जो गांव है ये जिंदा रह सकते हैं। वरना मैं हमेशा कहता हूं, शहर तो बदतमीज बेटों जैसे होते हैं जो गांव को खा जाते हैं। अब नए शहर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी मांग है सरकार से ये कि आपको हर राज्य के अंदर 100 के करीब नए गांव बसाने की कोशिश करनी चाहिए। एक भी नया शहर, एक भी शहर की एक्सटेंशन नहीं करनी है। मतलब मैं गांव से इतना प्यार करता हूं इन सारी चीजों को लेकर कि नए शहर के बारे में और उसकी एक्सटेंशन के बारे में कभी भी सरकारों को नहीं सोचना चाहिए। और उसके लिए ग्राम पंचायतों के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के दिन सरकार ने जितने मौके ग्राम पंचायतों को दिए हैं, हमारे टाइम में तो हमने सारी चीजें खोजी हैं। हम खुद प्रपोजल बनाकर लेकर जाते थे, जैसे कंपनीज के प्रपोजल्स होते हैं। लेकिन आज के दिन तो आप ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाएं, आपको पैसा मिल जाता है। तालाबों के लिए भी पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपए। हमारे टाइम में तो केंद्र सरकार से 1.5 करोड़ रुपया प्रेजेंटेशन करके बार बार धक्के खाकर जब चीजें मिलती थी। आज के दिन आप ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाएं और आपको पैसा मिल जाता है। जी। तो बीबीपुर का जो आपने सपना पूरा किया कि गांव ऐसा होना चाहिए, तो ये कहीं देखा था आपने कि कोई ऐसा गांव, या फिर विदेश में कहीं ऐसा सुना? नहीं, वो अपने आप होता चला गया। मैंने लोगों से ही पूछा क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अब भी मैं यूं देखूं, मेरे गांव में ग्रीनरी बड़ी जबरदस्त है। मतलब मैं 15 साल पहले देखता हूं, मेरे गांव में ग्रीनरी नहीं थी। हमने मनरेगा में पौधे लगवाए। जो स्कीमों में, जिस स्कीम में लोग काम नहीं करते थे ना, उसमें हम नए तरीके, वाटर हार्वेस्टिंग जो है, उस समय मनरेगा में करने वाला देश का पहला गांव है हमारा। क्या बात है। पेड़ पौधे लगाना, पेड़ नर्सरी से उठाया, ट्रैक्टर में रखा, ट्रैक्टर से उतारा, पॉलीथीन उतारा, गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाली, पेड़ लगाया, खाद डाली, पेड़ लगाया, मिट्टी डाली, पानी डाला। इस सारे काम को डिस्क्राइब करके मैंने मनरेगा का काम बनवाया, जिससे एक पेड़ लगाना भी एक काम बन गया और मनरेगा की प्रॉपर लेबर जो है हम मजदूरों को दिला सकते थे। जी। तो फिर दोबारा फिर राजनीति में सोचा नहीं कि कुछ, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है। अनपढ़ों से तो अच्छा है, आपको पता है कि नहीं, अब तो पढ़े लिखे, हमने तो खूब डिमांड की और कि भी पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो वाकई में करप्ट ज्यादा। बल्कि आपको तो राज्यसभा से नॉमिनेट कर देते हैं ये लोग। नहीं, देखो राजनीति में तो कोई भी पार्टी है अपने तरीके से काम देखती है, कौन उनके लिए लाभप्रद ज्यादा होता है। लेकिन मैंने मेरा जीवन जो सामाजिक तौर पर सुना। मुझे सेल्फी विद डॉटर अभियान के बाद एक दिन फोन आता है राष्ट्रपति भवन से कि सुनील जागलान बोल रहे हैं, आपका ये बीबीपुर मॉडल क्या है, राष्ट्रपति जी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा यार राष्ट्रपति भवन, मैं बड़ा वो रह गया। फिर मैंने सोचा गलत नंबर तो नहीं, मैंने दोबारा डायल किया, बात हुई। तो राष्ट्रपति भवन के, राष्ट्रपति सचिवालय के डायरेक्टर जो थे, उन्होंने मुझसे बातचीत की और मैं हैरान हो गया। तो मैं गया,
मैं जब राष्ट्रपति भवन के गेट पे पहुंचा, मैंने अपना नाम बताया, मेरे नाम का पास बना हुआ था, तो गाड़ी लेने के लिए आई वहाँ पे। मैं बोला भाई मैं तो पैदल ही आऊँगा, क्योंकि मुझे तो देखना था। तो मैं पैदल पैदल चल के वहाँ तक गया। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त फील हुआ कि यार देखो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपका क्या है बीबीपुर मॉडल, डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं है। वो क्या हुआ कि उन दिनों राष्ट्रपति जी किसी देश की यात्रा पे थे और फॉरेन मीडिया में मेरा काफ़ी 2012 से खूब आता था। तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे बुलाया। मैं राष्ट्रपति जी से मिला, मैंने ऐसे ही कहानी उनको बताई। वो बोले बिल्कुल, बोले पहली बार राष्ट्रपति भवन है ना, मुझे इससे आइडिया आया कि गांव को गोद ले लिया जाएगा और राष्ट्रपति भवन की तरफ से लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें लीड करो। तो बोले बीबीपुर मॉडल को है ना सभी गांवों में लागू करेंगे, 100 गांव लेंगे और 100 के 100 में बीबीपुर मॉडल लागू करेंगे। तो मुझे उससे पहचान मिली ऑफिस। कितना बड़ा गर्व भी होता है सर, एक गांव का मॉडल लॉन्च करने की बात। और आप समझो कि इतने जमीनी स्तर के राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने गांव के सरपंचों को राष्ट्रपति भवन 100 गांव के सरपंच गए और वहां पर फिर बीबीपुर मॉडल की प्रेजेंटेशन हुई। और फिर मैंने वो प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करने के बाद कि ऐसा ही गांव हर गांव बनना चाहिए। और फिर हमने उनको सुझाव दिए कि आपके कार्यक्रम गांव में होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतने जमीनी स्तर के व्यक्ति थे कि करीबन 4 से 5 बार अलग अलग गांव की यात्राएं जो हैं उनके द्वारा हमने करवाई और बहुत बड़े समारोह हुए। गांव को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आप देखो सभी गांव में लाइब्रेरीज तो बननी ही थी। जो बीबीपुर मॉडल में हमने सोच रखा था, लिंगानुपात पर काम था। किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो नेम प्लेट लगती थी, राष्ट्रपति की तरफ से किट आती थी, गिफ्ट आता था और वो उस घर में दिया जाता था 100 गांवों की लड़कियों के लिए। इतने अच्छे राष्ट्रपति रहे वो। और गांव में गए और हम जानबूझ के बड़े इंटीरियर के गांव चुनते थे ताकि अगर वो जाएं तो वहां के रास्ते सड़कें सब अच्छा हो जाए। और वो जाते थे। उस समय हमारे मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल जी थे। तो इन्होंने हरियाणा के जो गांव गोद लिए गए थे तो स्मार्ट ग्राम में इन्होंने बहुत मदद की। मतलब हर कार्यक्रम में उपस्थित रहना और उनके लिए ये जो जगमग वगैरह जितनी अभी योजनाएं बहुत सारी आप देख रहे हैं, आयुष, ये पहले 2016 में स्मार्ट ग्राम में हुआ है सब कुछ काम सारा। मतलब ये जितना काम आप ऑनलाइन एजुकेशन सोचते हैं कोविड के बाद आया है, लेकिन हमारे स्मार्ट ग्राम में 2017 से ही ये चल रहा है। उस समय ही ऑनलाइन एजुकेशन, हमारे किसी गांव को कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हर एक बच्चा हैबिचुअल था ऑनलाइन क्लास के लिए। तो ये सारी डिजिटलाइजेशन स्कूल्स के अंदर उनका कंपटीशन होना, फिर उनको यूं लगना कि राष्ट्रपति भवन जाएंगे, तो इस तरीके की सारी चीज, मेंटल हेल्थ क्लासेस जो है उस पे काम होता था। और जो ट्रेनर्स जो हैं वो स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स होते थे उनकी ग्रूमिंग कैसे की जा सकती है उस पे साथ में काम होता था। वोटर एटीएम अभी तो शहरों में लगे हुए होते हैं, 2016 में स्मार्ट ग्रामों में लगे हुए थे। आप 10 पैसे दो 1 लीटर पानी निकाल लो, शुद्ध स्वच्छ बेहतरीन, जैसे बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज का होता है वैसा ही पानी। और हमने ग्राम पंचायतों में उसका इनकम मॉडल भी निकाला, जिसके पास आसपास बहुत पॉपुलेशन थी तो वहाँ ग्राम पंचायत का पानी बिकता था। तो ये आपने सारा काम 5 साल के अंदर ही किया गाँव? जब मेरी ग्राम पंचायत में जो काम हुआ उसके बाद स्मार्ट ग्राम के 100 गांव हुए देश भर में, उन 100 गांव में काम हुआ। फिर जब राष्ट्रपति जी ने एक संगठन बनाया प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन, फिर सर ने मुझे उसमें काम करने का मौका दिया। फिर उसमें अलग अलग राज्यों में और भी ज्यादा इसी प्रकार से लगातार काम होता चला गया, मैं भी सीखता रहा। और बीच में मोदी जी मन की बात में कभी न कभी लगातार जिक्र करते रहते थे, तो उससे जो लगातार आइडेंटिटी है वो बनती चली गई। फिर मेरा भी सपना बड़ा होता चला गया
कि मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव में काम किया, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, कश्मीर में किया, हिमाचल में किया, उड़ीसा में किया, बिहार में किया, पश्चिम बंगाल में किया। तो इतने सारे गांव में हमने काम किए। फिर मैं वैकेंसी निकालने लग गया कि 5 गांव अडॉप्ट करूंगा और उनमें से 3 गांवों को नेशनल अवार्ड पक्के मिलेंगे। तो फिर मेरे पास ढेरों एप्लीकेशंस आती, फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करता और फिर मैं उस पर काम करता। फिर जब ज्यादा लगने लगा तो मैंने कहा भाई उसके लिए तो टीम चाहिएगी। फिर मैंने उसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी निकाला कि भाई मैं फीस लूंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सरपंच है, सरपंच के बाद तो वो बेरोजगार हो जाता है। अब मैं सरपंच के केस तैयार करवाता हूँ। कोई सरपंच सस्पेंड कर, अगर कोई काम नहीं करता तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ, अगर कोई काम नहीं करता भाई पक्का सस्पेंड करा देंगे। अगर कोई सरपंच सस्पेंड होता है और गलत करवाया है तो उसे हम बहाल करा देंगे। बहुत सारे अधिकारियों की फाइलें हमारे पास आती हैं, वो सुजेशन लेते हैं। इसका कारण क्या, 2016 में ही मैंने सरपंच गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर है भारत का पहला, जिसका कोई ऑफिस नहीं है। आप फीस पे करो और कंसल्टेंसी लो। हमने ढेरों सरपंचों को सस्पेंड भी कराया और बहुत सारे जो सरपंच गलत सस्पेंड हुए उनको हमने बहाल भी करवाया है। गजब का पॉडकास्ट है सर, आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। देखो, हम गांव के व्यक्ति हैं और गांव का कहलाना एक सुपर ब्रांड होता है। मतलब गांव मतलब सुपर ब्रांड। और मैं क्या काम कर रहा हूं, हमारे संविधान में सबसे बड़ी कमी क्या है कि गांव को परिभाषित नहीं किया गया। मैं पिछले 6 सालों से संघर्ष कर रहा हूं कि गांव की परिभाषा संविधान के अंदर आनी चाहिए। ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत किसकी है, गांव की, लेकिन गांव को परिभाषित नहीं कर रखा है। तो एक एसोसिएशन है जो मैं चलाता हूं जिसका नाम है ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत। तो उसका मैं शेरपा हूं और उसके द्वारा हम गांव की परिभाषा को संविधान में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है हो जाएगा, इन्हीं प्रधानमंत्री के रहते जो है ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमने जैसे लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 के लिए, जब मुझे लगा कि खाप पंचायतों में सारे लोग पॉजिटिव नहीं हैं, कुछ तो पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे जो कह रहे थे लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 16 कर दी जाए, तो मैंने खाप पंचायत के पैरेलल एक बॉडी खड़ी कर रखी है, लाडो पंचायत। लाडो पंचायत वो भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें सारी लड़कियां होती हैं। ये हम मेरठ में, राजस्थान में हमने 10,000 लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखवाए कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 कर दी जाए। मेरे पास एक जबरदस्त फार्मूला है। जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, आपको गूगल पर जाना है, प्रधानमंत्री के ऑफिस जो सेवा तीर्थ है उसका एड्रेस निकाल लो, उसको 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पे लिख दो और पीछे जो बात लिखना चाह रहे हो ना, जो गांव की समस्या हो या कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे हो, आप एक बड़ी संख्या में पोस्ट करवा दो, आपको उसका समाधान मिलेगा। हमने 10,000 पोस्ट कार्ड इसके लिए करवाए, इसके लिए कमेटी बनी और जो संसदीय कमेटी बनी उसने देश में से किसी को नहीं बुलाया सिवाय लाडो पंचायत के। और लाडो पंचायत में मेरे साथ राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा की हिंदू, मुस्लिम, सिख सारी लड़कियां गई और एक तरफ 31 सदस्यीय कमेटी थी, एक तरफ हम थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लाडो पंचायत के फाउंडर हैं। मैंने कहा मेरी बजाय आप इन लड़कियों से पूछो कि ये 18 चाह रही है, 16 चाह रही है, 21 चाह रही है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन जो करना है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति का अर्थ क्या होता है कि अगर उसके रहते हुए आसपास में जहां वो रह रहा है अगर समस्याएं हैं तो उसकी पढ़ाई निरर्थक है पूरे तरीके से। मैं आज के दिन एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, मेरे आसपास कोई 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकता, उससे पहले भी उसकी जो इकाई होती है वो बहुत कम रखनी पड़ती है। और मैं इसके लिए डायरेक्ट डीआईजी, एसपी सभी को ईमेल कर देता हूं और उसका कानून भी लिख देता हूं जी। और मैंने इस पे कार्रवाई करवा के, जब मैं गुरुग्राम में था वहां पे हमने होटल्स बंद कराए और सेम मैं मेरी जगह करता हूं। जहां पर भी मुझे जब यूं लगता है कि एक भाई हम सोचते हैं कि गलत हो रहा है, नागरिक कर्तव्य क्या है, नागरिक कर्तव्य मेरे लिए सबसे जरूरी बात है।
मुझे मेरी बेटियों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं मेरी बेटियों को क्या सिखाऊंगा। मैं जब बात करता हूँ वो सुनती हैं। अब देखो, पीरियड चार्ट जैसा कैंपेन है। हाँ। घर की सारी महिलाओं की पीरियड की डेट। हाँ। ठीक है, अगर ये बात किसी शहर में भी कर लो ना, लोग हिचकिचा जाए। हाँ। लेकिन आप मेरे घर पे करो और करीबन 70,000 फैमिलीज में पीरियड चार्ट लगा है। लड़कियों की माहवारी की जो तिथि होती है उनके पिता को भी पता होनी चाहिए, उनके भाइयों को भी पता होनी चाहिए, कि ताकि घर में अगर सैनिटरी पैड की उपलब्धता, मेंस्ट्रुअल कप की उपलब्धता, उसको आराम देने की स्थिति, उसको खाने के लिए क्या चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मेनोपॉज क्लासेस फॉर मेन कि हमारी माँ होती है, उसके पीरियड बंद हो जाते हैं एक एज के बाद और फिर उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, लेकिन हम तो बात ही नहीं करते, उसका तो जिंदगी खराब हो जाती है। हमारी माओ को पीरियड आए तभी तो हमारा जन्म हुआ ना, अगर वो पीरियड नहीं आते तो किसी का भी जन्म नहीं होता जी। तो। लेकिन एक समय आना है जब उसको मेनोपॉज हो जाने हैं, तो तब बेटा क्या करता है, हैप्पी मदर्स डे कहने से काम चल जाता है। हम दुनिया में क्या सबसे बड़ा सत्य है, वो ये सत्य है कि हम सभी एक ही अंग से पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अगर ये बात सत्य है तो उस अंग से जुड़ी हुई गालियां दे देते हैं, लेकिन इस चीज पर बात करने, माहवारी और मेनोपॉज पर शर्म आती है लोगों को। मां बहन बेटी की गाली जैसा विषय जिस पे मैं 11 साल से काम कर रहा हूं, और उसमें मैंने प्रॉपर सर्वे किया है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा मां बहन बेटी की गाली पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार है, 5वें नंबर पर राजस्थान है और 6ठे नंबर पर हरियाणा है। हरियाणा 6ठे नंबर पे है। हाँ, तो मां बहन बेटी की गालियां, मेघालय को छोड़कर देश का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर गाली नहीं दी जाती। लेकिन उसको तो बोलते वक्त किसी कोई दो दोस्त होते हैं आपस में आराम से बहन की गाली दे लेते हैं। आप संधि विच्छेद करके देखो उस गाली का अर्थ क्या होता है। तो मेरे साथ एक बार चाहे कोई मिल ले या पॉडकास्ट कर ले, वो गाली तो बाद में नहीं देता है, क्योंकि उसके जहन में तो हम घुस के बैठ जाते हैं। मतलब मुझे पता है कि दिमाग में कुर्सी डालकर बैठना कैसे होता है, क्योंकि अगर आपका दिमाग जो है उसका जो भोजन है वो इतना गंदा और विषैला है, जिसमें माँ बहन बेटियां की गाली दी जाती है और पीरियड और मेनोपॉज जैसे विषयों पर बात करने पर शर्म आती है, तो ये मानवता पर मतलब एक प्रकार का ऐसा कटाक्ष है जिसको रोकने के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। अब मैं जहां जाता हूं, मैं एक बात कहता हूं, भाई आपकी माँ को क्या आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये के जूते गिफ्ट कर सकते हो? जैसे हमारे पिताओं ने तो पहने हैं जूते, हमारी माओ ने स्पोर्ट्स शूज नहीं पहने। अगर हमारी माएँ स्पोर्ट्स शूज पहनने लग गई ना, तो वो घूमेंगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो ज्यादा दिन खुशी से जिएंगी। लेकिन कोई, ये छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं। स्पोर्ट्स शूज पहनने की आदत, लेकिन इतना कंफर्ट जूता ला दो उसके लिए, वो कितना ही महंगा है, 2, 3, 4, 5 हजार का, और वो पहने और कहे कि क्या पहन लिया भाई, इतना लाइट जूता। और वो जब घूमने के लिए गांव की हो या शहर की हो, जब वो निकले ना, तो उसको कंफर्ट फील होना चाहिए, उसके पैर में फिर दर्द ना हो। ये हैप्पी मदर्स डे कहने का सबसे आसान तरीका है। अपनी माँ के मेनोपॉज को जानो, ये हैप्पी मदर्स डे कहने का सबसे आसान तरीका है। माँ की गाली मत दो, ये हैप्पी मदर्स डे कहने का सबसे आसान तरीका है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। जी, आपने गालियां भी बंद करवाई थी, जैसे गांव में कुछ एक मुहिम चलाई थी कि कोई भी गाली बंद घर बहुत बड़ा वैश्विक अभियान बन चुका है। इवन एक बार बिडेन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी फीमेल जर्नलिस्ट को गाली दे दी। उसने, कॉस्मोपॉलिटन की जर्नलिस्ट थी, उसने वहां से अमेरिका से स्टोरी की कि जगह बड़ी होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जो बिडेन है, जो व्हाइट हाउस में सबसे पावरफुल जगह है, और माँ की गाली दे रहे हैं, और बीबीपुर गांव का सरपंच है जो माँ बहन बेटी गाली के लिए को रोकने के लिए काम कर रहा है।
और ये खबर कहाँ प्रकाशित हुई? अमेरिका के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, अच्छी चीजें भी उसी प्रकार से फैलती हैं। लेकिन जो बुजुर्ग है हमारे, वो तो नहीं मानते होंगे जी, क्योंकि उनका तो हर वर्ड पे गाली रहती है। नहीं वैसे नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। हमारे बहुत सारे जो साथ में काम करते हैं छोटे बच्चे, हम बाल हितैषी पंचायतें बनाते हैं। 18 से कम उम्र का बाल सरपंच, बालिका सरपंच बनते हैं, और वो फिर जो है बच्चों की हेल्थ, अधिकार और इन सारी चीजों पे गालीबंद घर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने गालियां छोड़ी हैं, इसका चार्ट भी बना हुआ है कि हर दिन कितनी गालियां दी जाती हैं, उसको नोट किया जाए। लाखों घरों ने उसको अपनाया है। बात यह है कि प्रयास करने की जरूरत है। जब अब मेरे आगे तो कोई गाली नहीं देता है, मेरे कोई दोस्त नहीं दे सकते। मैं यूनिवर्सिटीज में अपनी सेवाएं दे चुका हूं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पे। सबको पता होता है मैं जहां खेलता हूं वहां गाली नहीं दे सकते, क्योंकि एक सीधे तौर पे मैसेज है उनके पास कि भाई ये गाली नहीं सुनते और ना देना पसंद करते ना सुनते। और मैं उनको बता भी देता हूँ 3 महीने की सजा है, 500 रुपये जुर्माना भी है। 3 महीने की सजा की? हाँ, अगर क्या गाली सजा होती देंगे। थी सर? गाली पर सजा भी है। अच्छा, हाँ, सजा के तौर पे क्या होता है? सजा क्या, जेल ही होती है। 3 अच्छा। महीने की जेल हो सकती है आपको। हाँ, वो करवा देते हैं आप। हाँ, तो एक बार हमने एक आस पास में ही गांव है तलोडा, वहां हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने एक तरफ पुरुष थे, एक तरफ महिलाएं बैठी थी। मैंने कहा कुर्सियों की 800,000 के करीब बैठे हुए थे। मैंने कहा कि फेस में ऐसे हो जाओ, हो गए। मैंने कहा पुरुष याद करो कि तुम कौन कौन सी गालियां देते हो माँ बहन बेटी की, और महिलाओं को भी कहा कि आप में से भी कुछ देती होंगी। तो वहां हमने शपथ कसम खाई। तो एक बार महिलाएं निकल रही थी, किसी लड़के आपस में लड़ रहे थे तो गाली दे दी। उन्होंने यहाँ महिला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे दी। तो पुलिस वाले यूं कहें ये क्या, गाली देने पर जी क्या होगा। उनको फिर आईपीसी दिखाई गई, उसमें भारतीय न्याय संहिता नहीं आई थी तब तक जी। तो वो दिखाया गया बाकायदा। तो कहने की बात यह है कि हर चीज के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उसके साथ कर्तव्य भी हैं। और मैं जिस प्रकार से मुझे एहसास हुआ है और मैं बदला हूँ, मेरे अंदर भी पितृसत्ता कहीं ना कहीं थी, लेकिन आज के दिन मैं बेटी, महिलाओं और खासकर बच्चों के लिए काम करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि घर के बच्चों का, महिलाओं का विटामिन डी चेक कराओ, आयरन चेक कराओ और कैल्शियम चेक कराओ, मैग्नीशियम चेक कराओ। ये सारी चीज़ें करवानी आज के समय जरूरी है, क्योंकि हमारा खाना और हमारा समाज इस प्रकार का हो गया है कि हम सभी में इस प्रकार की कमियां हो गई हैं। अभी हम काम कर रहे हैं कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी जो है वो क्यों मुड़ रही है। ऐसे विषयों पे काम करना हमें पसंद है कि भाई जो स्कूलिंग के रूल क्या है, कितने केजी बैग रख सकते हैं। तो ये चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत जो हमारा विषय है, अब जितने सरपंच आपके पॉडकास्ट को सुने वो अगले साल 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं, पक्की बात है। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई मुझे यूं कहेगा कि मुझे गाइडलाइन चाहिए, मैं फ्री में गाइडलाइन दे दूंगा उसको पहले से क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, वो उसके मुताबिक तैयारी कर ले। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं, चाहे वो महिला हितैषी में हो, बाल हितैषी पंचायत में हो, सुशासन पंचायत में हो, स्वच्छ पंचायत में हो, जल पंचायत में हो। तो इन विषयों पर भारत सरकार की 9 थीम है, जिनको लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कन्वर्ट किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक, जो पूरे विश्व को मिलकर पूरे करने हैं, उनको 9 में ढाल दिया गया है, 17 लक्ष्यों को, और उनको थीम के रूप में पंचायती राज ने लागू किया है। तो देखो, मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूं। बिल्कुल सर। मैं गांव का सरपंच रहा, 2 बार मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता ग्राम पंचायत का बगैर सिफारिश के। ए विलेज नेम्ड बीवीपुर, 8वीं कक्षा में आईसीएसई बोर्ड में मेरी ग्राम पंचायत में मैंने जो किया उसका एक प्रॉपर लेसन आता है। सनराइज डॉक्यूमेंट्री है जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला राष्ट्रपति से। मेरे 5 साल की जर्नी की मैंने पंचायत में क्या किया। सलाम इंडिया जो सीरियल है उसमें हमारी पूरी 5 साल की कहानी दिखाई गई।
मन की बात में ढेरों बार राष्ट्रपति जी ने हमारे मॉडल को इनकॉर्पोरेट किया। मैंने कुल 107 अभियान आज तक किए हैं। 107 में से करीबन 25 अभियान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अपनाए गए हैं। मैं तो उनकी चोरी भी नहीं रोकता। मैं कहता हूं किताबें और अभियान ये चोरी हो जाने चाहिए और इन पर कोई भी दंड नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा आम व्यक्ति गांव में रहकर ये चीजें कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो कोई भी आम व्यक्ति, कोई भी सरपंच, कोई भी जनप्रतिनिधि नागरिक कर्तव्य निभाते हुए ऐसे काम जरूर कर सकता है। जी, हरियाणा में एक बड़ी बहस चली हुई है, जो बल्कि हरियाणा सरकार ने एक्शन भी लिया है कि जो गाने हैं ना सर, मतलब गन कल्चर के गाने हैं, तो इससे कुछ ज्यादा सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ते हैं। बहुत सारे तो ऐसे गाने जिसमें गालियां को भी इस्तेमाल होता है। तो क्या आपकी क्या राय है इसमें? आप अगर फेसबुक देखोगे, मैं 2016-17 से लिखते आ रहा था। सोशल मीडिया पे मेरी पोस्ट ही डिलीट करवा देते थे लोग जब वो ट्रेंड होती थी। तो मैं गाली के, गन कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखो, जो शब्द बोले जाते हैं ना, वो दिमाग का भोजन बनते हैं। जैसे मैं अगर अभी आपको चींटी और हाथी का चुटकुला सुनाऊंगा, आपको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक महिला को केंद्रित नहीं किया जाएगा किसी चुटकुले में, उसके अंदर गाली नहीं होगी, तो लोगों को हंसी आनी बंद हो गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसे जो भी गायक है, हरियाणा का जो कल्चर है वो बहुत रिच है। और जो ये जितने भी ऐसे गायक है ना, ये आज तो अगर ये अपने बच्चों को साथ में बैठा के, ये इनको एक दिन डिलीट करने पड़ेंगे। इनके बच्चे जो हैं, क्योंकि आगे की जो भारत की जनरेशन है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। जनरेशन जेड कहो या अल्फा कहो, ये गलत को गलत कह देते हैं। ये अगर घर वालों ने भी गलत किया है तो ये गलत ही कह देंगे। ये जितने सिंगर अभी पैसे कमाने और नकली प्रसिद्धि के चक्कर में गन कल्चर कह लो, और या गालियां कह लो, या और भद्दे कमेंट कह लो, उनको लेकर जो खुद को ट्रेंड में लेकर आते हैं ना, इनको एक दिन इनके बच्चे ही धिक्कारेंगे और वो दिन आएगा जी। ये इसको खुद डिलीट करते हुए मिलेंगे और उनके प्रश्नों का जवाब ये बुढ़ापे में दे नहीं सकेंगे कभी भी। और इनका बुढ़ापा बिल्कुल अकेला जाएगा, क्योंकि इनके दिमाग का भोजन तो वही बनेगा जो ये गा रहे हैं। इनको थोड़ा सा किसी ऐसी स्टेज पे ले आओ जिसमें ये एक्साइटेड होते हैं, गुस्सा आता है, तो इनके मुंह से वही गालियां निकलती हैं। वही इनका असली चरित्र है। और हरियाणा के अंदर अगर ये चाहें तो सबसे बड़ा स्कोप है आज के दिन हरियाणवी संस्कृति में। उसको लेकर अगर गाने बनाए जाएं, आवाज इनकी बढ़िया है, आवाज में कोई कमी नहीं है, इनके शब्दों में कमी है। तो लिखने वाले और उस पर एक्ट करने वाले दोनों लोगों को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और लोगों की मानसिकता भी सर ऐसे है, जैसे हम आज ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को बहुत कम लोग देखेंगे। अगर हम दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं तो उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। कारण यही है ना कि भोजन वाली बात है ना। अब जो ऑर्गेनिक प्रॉपर खास वाला भोजन है वो रोज खाना किसी के बस की बात नहीं है। उनको प्रॉपर अलग टाइप का फास्ट फूड और स्पाइसी चीज चाहिए। जीभ और दिमाग दोनों चीजें। देखो ये चीजें हैं, जीभ हो गई, आंखें हो गई, आंखों से आप देखते क्या हो, और एक ये दिमाग हो गया जो आपको रिएक्ट कैसे करवाता है। तो मुख्य रूप से ये सारे सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए एक दिन इन लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे विचार जो हैं कितने लोग देखेंगे, लेकिन जो देख लेंगे मुझे इस बात का विश्वास है वो गाली नहीं देंगे। वो अपनी घर की महिलाओं के पीरियड के बारे में बात जरूर देखेंगे। कोई होएगा जो जूते खरीद कर देगा अपनी माँ को, कोई होगा जो अपनी माँ के मेनोपॉज जो पीरियड रुक चुके हैं उसकी जो व्यथा है, उसके जीवन का जो दुख है, उसको वो समझ सकेगा। और कोई सरपंच होगा जिसको लगेगा कि हाँ मैं ऐसी पंचायत बनाना चाहता हूं, तो वो उस पर जरूर विचार करेगा और जरूर काम करेगा। संकट आना, विपत्तियां आना, ये सब किसी भी व्यक्ति को महान बनाने का भी काम करती हैं, उसको मजबूत भी बनाती हैं, उसको सिखाती भी हैं,
मैं तो कहता हूं आपके जीवन में जितनी ऐसी चीजें आए जी उनके समाधान सबसे ज्यादा आप खुद ही खोजते हो। उन सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाओ, उन पर छोटी छोटी किताबें लिखो। बड़ी किताबें लिखने की जरूरत नहीं है, कम पेजों की किताबें लिखो। अब मेरे जैसे सरपंच ने कभी नहीं सोचा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो न्यूज़पेपर हैं, जिनमें भारत आज तक इतने सालों में किसी भी भारत को कि व्यक्ति को पहले पेज पर आने का मतलब इस प्रकार का सम्मान नहीं मिला, उन्होंने 2 बार मुझे प्रोफाइल किया है। ऐसी उपलब्धियां जब मेरे जैसा व्यक्ति गांव में रहते हुए पा सकता है, गांव के लिए काम करते हुए पा सकता है, तो इस पॉडकास्ट को सुनने वाले क्यों नहीं पा सकते। जी, अब एआई पे ले आए सर आप। हाँ। इसमें क्या थोड़ा बताएं इसके बारे में। मैंने पंचायतों के लिए एआई फ्रेंडली पंचायत का कॉन्सेप्ट शुरू किया, भारत सरकार को दिया, उनको भी पसंद आया, उन्होंने इस थीम को लागू भी कर दिया। एक सेक्रेटरी के पास काफी काम होता है, मेटा एआई, जेमिनी, ग्रोक, ब्लैक बॉक्स, किसी का प्रयोग करो। आप आपका जीपीडीपी बना सकते हो, आप कार्रवाई लिख सकते हो। अब तो ऐप भी बना दिया है भारत सरकार ने। और सेल्फी विद डॉटर जो अभी एआई समिट हुई थी इंडिया की, तो उसमें था कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मानव के लिए सबसे अच्छा एआई का प्रयोग क्या हो सकता है। तो सेल्फी विद डॉटर में हमेशा बेटियों की बातें हुई है। मैंने सोचा अब की बार उनके लिए बातें करते हैं जिनकी बेटियां नहीं है, जिनके घरों में सिर्फ बेटे हैं। तो वो इमेजिन करे कि उनकी बेटी होती तो कैसी होती, वो कितनी उम्र की होती, वो उसका नाम क्या रखते। तो www.selfiewithdaughter.org पर आप जाएंगे, ऊपर आएगा पेरेंट नेम, नीचे आएगा एआई डॉटर नेम। जैसे मेरी 2 बेटियां थी, मैंने एक तीसरी बेटी की फोटो बनाई, लेकिन उसका नाम धृति रखा। आप गूगल पर देखोगे तो लिखोगे वर्ल्ड फर्स्ट एआई डॉटर, धृति लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे ही देश भर से 30,000 के करीब लोगों ने उस पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड किया है, नाम रखे हैं लड़कियों के। तो मेरा जो मकसद था एआई का, भावनाएं पैदा हो गई ना बेटी के प्रति। कई सारे लोगों का मेरे को कॉल आया कि जी हम बेटी गोद लेना चाहते हैं। तो अभियान का मकसद यही होना चाहिए कि अच्छी भावनाएं लोगों के अंदर लेकर आ जा सके। और 9 जून को हम सेल्फी विद डॉटर डे मनाते हैं, उस दिन हम अवार्ड भी करते हैं। जी बिल्कुल, 2 मिनट का और समय लूंगा। तो इसमें संघर्ष आपने शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी बातें भी आई होगी, जैसे धमकी भी आई होगी, कुछ ऐसा भी हुआ? धमकी क्या, वो जान से मार देने तक का, बिल्कुल कि मार देंगे, मतलब हर चीज पे हुआ है। जैसे गांव में गलत तरीके से शराब बेचने वाले लोग, ठेकेदार, वो उठाए तो भाई हम गोली मार देंगे, हमेशा से बिकता आया है। जमीनें खाली करवाई, जमीनों पे तो आपको पता ही है कि किस प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, उसमें भी थ्रेट तो है, वो कंटिन्यू रही है। तो फिर डरे नहीं, क्यों नहीं डर लगता? नहीं, एक आध दो, ये नहीं है कि मैं डरा नहीं, मेरे अंदर भी डर आया है शुरुआती समय में, लेकिन वो डराना इतनी बार हो गया कि वो डर खत्म ही हो गया बिल्कुल, और वो अब रहा ही नहीं बिल्कुल। अब मैं मेरे ही गांव का नहीं, किसी भी गांव की समस्या आती है तो वहां पे भी हम, मतलब हरियाणवी शब्द है ना, मतलब लड़ भिड़ते हैं, सीधी सी बात है जी। और जब खापों को आप समझाने गए तो थोड़ा है कोई ऐसा किस्सा मजेदार? हाँ, जैसे खाप पंचायतों में मैंने कहा तो कुछ लोगों से बातचीत शुरू की। उस समय सत्यमेव जयते कार्यक्रम आता। हाँ। सत्यमेव जयते ने खापों के खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, तो खापे खिलाफ हो गई। मैंने खाप वालों से बात की कि भाई महिलाओं को खाप पंचायत में लेके आएंगे और महिला वीमेन ओरिएंटेड खाप पंचायत कराएंगे। तो बोले नहीं 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 भाई, महिलाओं का उसमें क्या काम है, ये गलत है। तो मैं घर सोचता रहा, मैं कहा यार इनको कैसे मनाएं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही जिद पकड़ गए। तो मैंने कहा आमिर खान को बुलाते हैं। अच्छा, तब तक लोगों का ऐसा विश्वास हो गया था कि ये कुछ भी कर सकता है। हाँ। मैंने आमिर खान को चिट्ठी लिख दी, उनके पीए का नंबर निकाल के, वहां से रिवल्ट भी आ गया, मैंने अखबारों में दे दिया। आमिर खान ने खिलाफ बोल रखा था तो मैं बोला कि आमिर खान को है ना न्योता दे दिया खाप पंचायत का। खाप वाले इकट्ठे हो गए, वो बोले कि भाई आमिर खान को तो हम नहीं आने देंगे खाप पंचायत में, चाहे जो हो जाए। मैं देखो, अब तो हमने न्योता दे दिया, उनकी वाइफ को भी दे रखा है, तो वो आएंगे। तो बोले भाई ना,
चाहे कुछ हो जाए उसको नहीं आने देवांगे। उसने तो बोला पूरे देश में खापों की वाह बेइज्जती की है। हाँ। मैं बोला फिर महिलाओं ना आने दो। तो फिर महिलाओं के नाम पे जिन लोग असहमति कर रहे थे, फिर महिलाओं की जो भागीदारी है वो फिर इस तरीके से, क्योंकि मैं जो मेरा मकसद था वो ये था कि भाई जब बात कन्या भ्रूण हत्या की होगी तो महिला अधिकारों की बातचीत होगी। अगर महिलाएं इसमें शामिल नहीं है फिर वो तो ढकोसला हो गया ना। वो महिला जब तक किसी भी पंचायत में, घर की पंचायत से लेकर बाहरी पंचायत में, अभी हम नारी वंदन अधिनियम की जो बात करते हैं, मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठती है, महिलाओं की भागीदारी जब तक बराबर नहीं होगी तो उनके बारे में आवाज नहीं उठ सकती ना उस तरीके से। तो इसलिए जरूरी है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे हरियाणा के गांव हैं जिसमें महिला सरपंच है, लेकिन वो एक नाम की सरपंच है, ना किसी मीटिंग में ना पंचायत में कहीं आते जाते नहीं है, प्रतिनिधि ही काम करता है सारा। और ये लगभग है 99% ऐसा है। बहुत सारे गाँव में, हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन हमने इस पे भी नकेल कसवाई है। सरपंच पति कुप्रथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को नोटिस दिया और अब काफी सारी जो पंचायतें मीटिंग में तो जाना शुरू हो गया है। रट्टाफिकेशन भी शुरू हुआ है कि क्या क्या स्कीम है, क्या क्या सर्विसेज है। इसलिए तो महिला हितैषी ग्राम पंचायत का बीबीपुर के अलावा किसी को अवार्ड नहीं मिला हुआ। 6200 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। क्यों इतने सालों में कोई भी नहीं हुआ? कारण क्या है? कारण यही है। लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूं कुछ तो युवतियां हमारे ही सेल्फी विद डॉटर के बैनर के नीचे गांव की सरपंचें बनी है। हम भी सरपंच कंसल्टेंसी करते हैं जब चुनाव आते हैं। अब जैसे यूपी में चुनाव, हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल में बीबीपुर मॉडल पर 27 पंचायतें चुनाव लड़ रही है हिमाचल के अंदर से। अभी यूपी में 25 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो चुका। 52,000 ग्राम पंचायतें हैं। आपको मैं दिखाऊंगा 1000 से ज्यादा सेल्फी विद डॉटर और बीबीपुर मॉडल का एजेंडा लेके चुनाव का मतलब अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इसलिए हो पाती हैं क्योंकि हम इस चीज में पूरा समय देते हैं, मीटिंग करते हैं। सरपंच स्टूडेंट की तरह जो काम करते हैं हमारे, वो सारे सरपंच कामयाब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब है संख्या कम, लेकिन जो हमारे हैं वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं। और महिलाएं सर अब तो प्रशासनिक कार्य सारा महिलाएं संभाल रही हैं। देखो दूसरे प्रदेशों में तो जींद डीसी, कैथल डीसी महिलाएं हैं हर जगह, जज्जर में। हाँ, मतलब महिला के अंदर विवेकवान नेतृत्व ज्यादा होता है। लीडरशिप होना एक अलग बात है, लेकिन अगर सेंसिबल लीडरशिप है तो वो मैटर करती है। तो वो महिला में हम पुरुषों की बजाय ज्यादा होती है। तो इसलिए जब उसको मौका मिलता है तो वो बेहतरीन नेतृत्व करती है। जी, लास्ट है सर, कॉकरोच पार्टी आई है, काफी तहलका मचा रखा है, तो क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको? उसमें भी कई वीडियो देखे, वो भी इन जो सोशल मीडिया के द्वारा जन्म हुआ है कॉकरोच पार्टी का। और कॉकरोच पार्टी जो है, देखो मुझे तो पहले ये लगा कि किसी बोले गए शब्द को अपनी आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं होती जब हमारी खुद की आइडेंटिटी हो। तो ये तो वो होता है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया, कि किसी के द्वारा बोले गए पॉपुलर वर्ड को आपने उठा के, पहले की किसी प्रजाति को उठा के आपने पार्टी बना ली। लेकिन मैं यूं कहता हूं कि सही तरीके से देश के युवाओं को अगर काम करना है तो वो चाहे पार्टी कोई भी बनाए, सरकार से सवाल पूछे। लेकिन सरकार से सवाल पूछने के अलावा इस पॉडकास्ट में मैंने इससे पहले जितना किया है उन्हें यह देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अपनी गली जहां पर वो रहते हैं या वैसे ही कॉकरोच बन गए। कॉकरोच बनने की जरूरत नहीं है। अगर अकेले कॉकरोच बनेंगे तो कोई ना कोई कंपनी का स्प्रे आएगा, वो उनकी जान ले लेगा, है ना, या कोई चप्पल से मार देगा। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले सीखना चाहिए, अपने देश पे विश्वास करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। और अगर आप अपने घर, गली, मोहल्ले, गांव, नगर की किसी समस्या के समाधान में नहीं रहे हैं ना, तो फिर ये टोटली फेक है। क्योंकि आज तो मिलियंस लाइक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको इकट्ठा करके देखोगे, ये मिलियंस लाइक वाले थोड़ा आपको इकट्ठे मिलेंगे। तो उसके लिए धरातल पर काम करना जरूरी है। अगर धरातल का एजेंडा किसी तरीके से वो लोग बना पाए, तो जब भी कोई
देश में वैसे मुझे जितना मैंने स्टडी किया 20-25 साल में किसी एक पार्टी और बड़े आंदोलन का भारत और चाइना के अंदर जन्म होता था। अब चाइना में तो नहीं होता, भारत में तो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है बहुत मजबूत है। मेरे ख्याल से आप पार्टी को अभी 15-16 साल ही हुए हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं हुए, 10-12 साल लगा लो आप पार्टी को। तो अभी कोई नई पार्टी बड़े लेवल पे देश में आने में मेरे ख्याल से 1 दशक और लगेगा, क्योंकि भारत का तो 20-25 साल का रिकॉर्ड है कि उसके बाद एक का जन्म होता है, लेकिन कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाई पूरे तरीके से। जी, तो आपको तो फिर ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए सर हरियाणा के अंदर, तो गाँव मतलब एम्बेसडर तो क्या कहूँ मैं, तो मेरा जो जन्मदिन है 19 जून को बनाया जाता है, मुझे तो गांव को संविधान के अंदर शामिल कराना है। तो मैं तो अब की बार जो 19 जून जो मना रहे हैं उसको भी गांव दिवस के रूप में ही मना रहे हैं। प्रॉपर तरीके से एक नई शुरुआत जो है वो देश को दे रहे हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर तो हम वैसे ही अपने काम, क्योंकि खुद की संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप मैं कितनी सारी जो हमारी लड़कियां हैं जिनके साथ देश के गंदे तत्व जो हैं, उन्होंने रेप जैसे केसों में वो जो लड़कियां उनके साथ रेप किया है, उन लड़कियों का केस हम किसी प्रकार से संभालते हैं, देखते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं। आज के दिन हरियाणा के अंदर जो संबंध विच्छेद कहो या डाइवोर्स कहो, वो लड़कियों के बहुत ज़्यादा हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दे के ताकि वो जॉब तक पहुंच सके, वो सारे कार्य करते हैं। तो ये दुआएं ब्रांड एम्बेसडर से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी हैं और हम उन्हीं चीज़ों से संतुष्ट हैं पूरे तरीके से। और मैं नहीं चाहता कि सामाजिकता का मुखौटा ओढ़ के राजनीति में प्रवेश करके कुछ ऐसा किया जाए। अगर किसी का राजनीति का मन है तो पूरे तरीके से राजनीति करे, लेकिन मुझे इन दोनों में से एक चीज़ को चूज करना हो तो मुझे ऐसे ही अभियान करके गांव-गांव घूम करके, मैंने 16 साल में 10,000 से ज़्यादा गांव की यात्राएं की हैं। तो इतने लोगों का मेरे पास बेसलाइन सर्वे है, इतना नॉलेज है। तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो PhD स्कॉलर हैं, यूथ हैं, नए ब्यूरोक्रेट्स बनने हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उस नॉलेज को हम दूसरे लोगों तक देने की, मतलब बहुत पहले ही देने की एज में मैं अपने आप को सोचता हूँ। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सैल्यूट है सर आपको, बहुत मजा आया सर पॉडकास्ट में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और सर ने बताया कि एक सरपंच क्या से क्या नहीं कर सकता, तो आपने पूरी कहानी भी सुनी है। धन्यवाद।